शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शो की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। नासिक से पकड़ा गया है पहला आरोपी। बीएएमएस का छात्र शुभम खैरनार को अरेस्ट किया गया है। वेश बदलकर घूम रहा था यह आरोपी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पहनावा और हेयर स्टाइल पूरी तरह से बदल लिया था। तो अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती नजर आ रही है और पहली गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। इस मामले में पहली गिरफ्तारी सामने आई है। नासिक से पहले आरोपी को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र शुभम खैरनार को अरेस्ट किया गया है, जो भेष बदलकर घूम रहा था, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पहनावा बदला और अपना हेयर स्टाइल पूरी तरह से बदल लिया था ताकि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके। लेकिन अब इस आरोपी को पहचान भी लिया गया है और अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। पहला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। और इस वक्त एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूंगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वो वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेपर लीक कभी भी नहीं माना जाता। व्हाट्सएप पे जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विसल ब्लोअर कहाँ का था, कौन से राज्य का था, क्या? देखिए, विसल ब्लोअर के कानून जो है, विसल ब्लोअर्स को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। हम इंक्वायरी कहां से आया था, किस किस को गया, किन राज्यों में गया, कितने लोगों को गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस चीज की जांच करने की क्षमता और जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई ही पूरी फोरेंसिक्स कर सकती है। सर, आपने कहा कि सवाल कुछ सिमिलर थे, आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे। अभी हाँ सर 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चंस थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? गड़बड़ी कहाँ पर हुई, कोई एक लाइन कहे कहाँ पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए, उसकी भी रिपोर्ट देखिए। जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। एक बार एग्जाम सर, न्यू डेट्स कब तक पता चल जाएंगी? न्यू डेट्स सर, हाउ मेनी डेज यू विल टेक टू
conduct re-exam? सी अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो, तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमस्टर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहां सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से। एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे, और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन जारी है। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर एसओजी दफ्तर पहुंचे। रमाकांत गुप्ता दफ्तर पहुंचे, तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें वो ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और हर पहलू से इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और उसी के आधार पर अगला कदम लिया जाएगा। और इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आया है। आज देश की सबसे बड़ी खबर 22 लाख से ज्यादा नीट के छात्रों से जुड़ी हुई है, जिनके परिवार, दोस्त यार और आस पड़ोस में हंगामा मचा हुआ है कि आखिर नीट की परीक्षा कैसे लीक हो गई है। इस पर लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा और उनकी राय आपको दिखाएं, उससे पहले आज हम आपको नीट पेपर कैसे लीक हुआ उसका आपको लाइव सबूत दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ग्रुप बनाकर 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको वो पेपर भी दिखाएंगे जो लीक हुआ। आज इस प्रदर्शन, इस गुस्से के बाद एनडीटीवी पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे किया गया, कैसे बिना मेहनत के एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों की चाहत रखने वालों तक पहुंचा दिया गया, उसका सबूत आज आपको एनडीटीवी दिखाने जा रहा है। ये देखिए, यही है वो सबूत जो बता रहा है कि पेपर लीक हुआ। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है प्राइवेट माफिया। शुरुआत में ऊपर लिखा है, ये ग्रुप अपलोड लीक एग्जाम के लिए बना है, इसे बाहर कहीं ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें। उसके बाद उसमें उंगली नीट लीक क्वेश्चन पेपर पर जाकर रुकती है, यानी वो पेपर जो लीक किया गया। नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 2 मई को रात 10:50 में ग्रुप पर मैसेज आता है, सॉल्व दिस पेपर विच आई पोस्टेड, इट्स हैव अ चांस 99.99% टू कम ऑन 3 मई एग्जाम। यानी जो मैंने ग्रुप में पेपर डाला है वो 3 मई को आएगा, 99.99% आएगा। उसके बाद पूछा गया, सर व्हाट इज द पासवर्ड? तो पासवर्ड बताया गया, लीक माफिया @9466। ये पासवर्ड डालते ही क्वेश्चन पेपर खुल जाता है। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है जो 3 मई को आया था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषयों के सवाल हैं। दावा है कि ज्यादातर सवाल वही थे जो लीक माफिया ने अपने ग्रुप में लोगों को बताए थे। आगे ग्रुप रिसीवर शर्मा जी ने लिखा, सर आपने जो पेपर दिया है क्या वही पेपर आएगा? कृपया मुझे बताइए, घबराहट हो रही है। उसके बाद लीक माफिया की गारंटी आई। लीक माफिया के एडमिन ने लंबा चौड़ा संदेश लिख दिया, जो पेपर मैं डाला हूँ ग्रुप पर वही आएगा, जहाँ पे पेपर रखा जाता है वहाँ से उठाया हूँ। आज सेंटर पर ये वाला पेपर ही आएगा। हो सकता है ग्रुप पर जो पेपर दिया हूँ उसका जो सवाल 2 नंबर पर हो सकता है तुम्हारे पेपर में वो सवाल 10 नंबर पर पूछा जाए, बाकी सब सेम आएगा, ये गारंटी देता हूँ। इतना मैसेज आ गया मेरे इनबॉक्स में कि सवाल सेम रहेगा या नहीं, जो पेपर दिया हूँ वही आएगा आज के एग्जाम में, मिला लेना। फालतू में बार बार एक ही सवाल करते जा रहे हो। इतना डाउट था तो पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पैसा जब ट्रस्ट करके दिए हो तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, पेपर सेम ही आएगा। यानी इससे साफ हो गया कि ये एक पेड ग्रुप है जिसमें पैसे देकर पेपर खरीदने वालों को जोड़ा गया था, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि पेपर लीक माफिया इस पूरे घिनौने काम के लिए 3 हिस्सों में पैसे लेता है। पहले 30%, फिर परीक्षा के बाद 30% और परीक्षा परिणाम के बाद 40%। इसी के नीचे साफ साफ लिखा गया है कि वो आर्मी, रेलवे का पेपर नहीं देता है और वो सिर्फ नीट, जेईई और सीबीएसई के ही पेपर प्रोवाइड कराता है।
इसी दौरान लीक माफिया अपने विज्ञापन भी ग्रुप में डालता है कि वो किस किस तरह के काम करता है, कैसे कैसे पेपर लीक कराता है, कैसे असल में पढ़ने लिखने वालों के भविष्य से खिलवाड़ कर पैसों के लिए उन छात्रों को पेपर मुहैया करा देता है जो पास होने के लायक नहीं है। अब जब ये सारा खुलासा हुआ है तो नीट के कुछ आरोपी पकड़े गए हैं। उसके बाद से गदर मचा है, पेपर कैंसिल हो गया है और फिर से एग्जाम कराने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और आपको एनडीटीवी इंडिया ने वो सबूत दिखाए, वो पेपर भी दिखाए जो लीक हुआ है। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। सीधा मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल जिस तरह से देखिए एनडीटीवी इंडिया ने कई सबूत सामने रखे हैं, 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसे में जानना जरूरी है कि आगे इस पर क्या एक्शन होने वाला है। देखिए, बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि इसकी जांच को एनडीए ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद सीबीआई तुरंत एक्शन में आई है और सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई राजस्थान पुलिस से वो सारे सबूत लेगी, वो सारे दस्तावेज लेगी जो अब तक की जांच में राजस्थान पुलिस ने हासिल किए हैं। इसके साथ ही जो एनटीए के अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में है। सीबीआई बहुत जल्दी ही एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ करेगी, खासतौर से वो अधिकारी जो कि इस पूरे पेपर के प्रोसेस में, एग्जाम प्रोसेस में शामिल रहे हैं, उनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो भी सीबीआई हासिल करेगी। अब तक की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि प्राइवेट माफिया नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना था और इस ग्रुप में करीब 400 मेंबर थे और लगातार अगर आप ग्रुप को देखें तो इसमें जो पेपर है, जो पेपर है नीट का, उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाला गया है और उसमें एक पासवर्ड भी दिया गया है। उसी पासवर्ड से ये पेपर खुलता है और उसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी इस पेपर को किसी दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड ना करे। तो आखिर इस ग्रुप में कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, इस ग्रुप का एडमिन कौन था, कुछ लोग इसमें वो भी थे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। तो ऐसे सभी लोगों से सीबीआई बहुत जल्दी ही पूछताछ करने वाली है। जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जो पेपर है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके तार नासिक से जुड़े हुए हैं। नासिक में कोई प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से पेपर लीक किया गया, वहां से पेपर को कॉपी किया गया और वहां से फिर ये पेपर गुरुग्राम से फिर बिल्कुल लगातार नीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। और बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी और अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो इस खुलासे के बाद से पूरे देश में नीट के परीक्षार्थी और उनके परिवार के लोग उभर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इंसाफ की मांग हो रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक पेपर लीक का दंश झेलना पड़ेगा। 22 साल छात्रों के परिवार बहुत नाराज हैं। सवाल है कि आखिर ये पेपर लीक का पूरा सिंडिकेट शुरू हुआ कहां से, कैसे हुआ, कौन है वो गुनहगार जिन्होंने 22 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अब ये गुस्सा भड़क रहा है, नाराजगी उबल रही है। ये प्रदर्शन, ये मांग, ये भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए है। वो भविष्य जो डॉक्टर बनकर देश की सेहत को सुधारना चाहते हैं। ये अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और देश का भविष्य संवारना भी चाहते हैं। और उसी भविष्य को बनाने के लिए अब नीट के परिणामों का इंतजार था। परिणाम तो नहीं आए, लेकिन पेपर लीक की खबर जरूर आई। और फिर आया कि नीट की परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने ऐलान कर दिया कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब फिर से दोबारा होगी, क्योंकि दावा किया गया कि नीट परीक्षा के 125 से ज्यादा हाथ से लिखे गए गेस्ट पेपर वाले सवाल हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे। आरोप है कि कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। तो कुछ का आरोप है कि 1 महीने पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तमाम हूबहू सवाल सर्कुलेट हो रहे थे। कहा गया कि राजस्थान में पेपर लीक किया गया। इसके बाद से परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। 7 तारीख को एनटीए को इससे जुड़ी शिकायतें मिली थी। हालांकि शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन 8 तारीख से एनटीए ने सघन जांच शुरू करवा दी थी। नीट परीक्षा के रद्द होने की खबर ने नीट के परीक्षार्थियों को तोड़ कर रख दिया। कोचिंगों में करता है और बाद में क्या होता है, पेपर लीक, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ नहीं सहेंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। ये पहले बार नहीं है। ये शिक्षा में क्यों ऐसा करता है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर बार क्यों ये पेपर लीक होता है, कि ये किसका जिम्मेदार है, ये सरकार
और ये एनटीए ये हम बताना चाहते हैं कि सर एनटीए को ये जल्दी से जल्दी जवाब दो, किस लिए कैसे लीक हुआ है। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आ रही है, पहले भी नीट के पेपर लीक हुए, आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हम यहाँ एनटीए के ऑफिस आकर के हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत का छात्र के साथ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन खड़ा है और ये लड़ाई लड़ता रहेगा। कई साल से हर दिन 12 से 15 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो अब क्या करें। वो पूछ रहे हैं कि नीट आखिर कब होगा क्लीन। एनटीए ने, हमारे सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने हमारा बच्चों का जिंदगी लेके खिलवाड़ कर रहा है और खिलवाड़ बंद करना चाहिए। आज हर मिडिल क्लास किसान परिवार का जो बच्चा है अपना जितना भी एंट्रेंस वगैरह दे रहा है, उन लोगों को जाके पूछिए हालात क्या है, मेंटल हालात क्या है। देखिए जिस तरीके से नीट का पेपर जो है वो 1 महीने पहले मार्केट में आ जाता, 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में सीकर के अंदर बिकता है। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पेपर माफिया है छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज हम एनटीए के ऑफिस आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इस ऑफिस में से एक चेयर को बाहर उखाड़ फेंकेंगे। ये जेएनजी है, ये अपने भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ होने नहीं देगा, अपने जो हक और अधिकार है उनको लेकर रहेगा। ये छात्र ये देश का भविष्य है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य को सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी, कब नीट पेपर में लीक वाला डर्टी गेम बंद होगा। कोटा से पटना तक, दिल्ली से बेंगलुरु तक पूरी शिद्दत से एग्जाम की तैयारी करने वाला हर छात्र कराह उठा है। वो सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। देखिए जिस प्रकार एनटीए का जो पेपर जो हुआ नीट का, वो पिछली बार 2024 में भी पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ आज हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये एनटीए जो अपने आप में कहीं ना कहीं वो साबित नहीं कर पा रही, पिछली बार भी हो, अब की बार भी हो, तो हम चाहते हैं कि एनटीए पे पूर्ण रूप से बैन हो। दोपहर 12 बजे नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्स पर आकर जानकारी दी। एनटीए ने लिखा, नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द किया जाता है और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जांच एजेंसियों की जानकारी के आधार पर परीक्षा को दोबारा कराना ही सही होगा। दोबारा परीक्षा और उसके एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी आगे दी जाएगी। छात्रों के हित और परीक्षा की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब आगे क्या होगा? क्या फिर से फॉर्म भरे जाएंगे या फिर परीक्षा की फीस देनी पड़ेगी? तो एनटीए ने साफ कर दिया है कि नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 22 लाख से ज्यादा सभी अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म नहीं भरने होंगे। अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। पहले जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी। परीक्षा केंद्र की पसंद भी वही रहेगी और जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर नीट का पेपर लीक कैसे हुआ? नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही दिन से सवाल उठाने वाले केशव अग्रवाल ने बड़े सवाल उठाए हैं। ये बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है और अब हम पीड़ित से ही दोबारा साबित करने को कह रहे हैं। परीक्षा दोबारा हो सकती है, जो भरोसा टूटा है इन बच्चों का वो दोबारा नहीं आ सकता। उनकी मानसिक स्थिति समझिए। 2024 में हम सुप्रीम कोर्ट में थे, 3 दिन खड़े रहे थे, एक चीज को समझा, एक प्रूफ दिए, लेकिन हम सिस्टम के आगे हार गए। हम नहीं जीत पाए क्योंकि उस वक्त सबूत नहीं थे। सबूत के ना होने की वजह से रीनेट नहीं हुआ। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपों के बाद पहले इस केस की जांच एसओजी को सौंपी गई थी, जिसकी जांच में सामने आया था कि नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हो सकता है। इस मामले में एसओजी ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोग राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और देहरादून से पकड़े गए थे, जिनमें से जयपुर के मनीष और सीकर के राकेश को अहम साजिशकर्ता बताया गया। मामले में 2 पहलू सामने आए हैं। सीकर वो जगह जहां सबसे पहले गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ, जिसे केरल के एक छात्र ने अपने पिता को दिया था, जो सीकर में हॉस्टल चलाते हैं। लड़के के पिता ने पेपर को एक कोचिंग सेंटर को दे दिया था। कोचिंग सेंटर ने तुरंत इसकी जानकारी एनटीए को दी थी। इस बीच एनटीए ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। एसओजी ने जब गहराई में गोता लगाया तो उन्हें जयपुर में भी तार मिले, जहां एक शख्स के 2 बच्चों के पास गेस्ट पेपर मिले। पूछताछ में पता चला कि पेपर गुरुग्राम से मिला था, लेकिन एसओजी का दावा है कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक से ही लीक हुआ। वहीं से पेपर पहले केरल और फिर सीकर पहुंचा। उसके बाद पेपर गुरुग्राम और जयपुर पहुंचा। एनटीए के पास साजिश की कड़ियों के पुख्ता सबूत हैं, जिसके बाद तय किया गया कि पेपर अब निष्पक्ष नहीं माना जा सकता और उसे रद्द कर दिया गया। मामले में प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों और अंदरूनी लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है।
अब देखना ये होगा कि आखिर 22 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ गुनाह करने वाला मास्टरमाइंड कौन है। क्या वो कोई एक शख्स है या फिर कोई रैकेट जो पैसों के लिए देश का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनटीए ने पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया है। करीब 22 लाख छात्रों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, जिसकी वजह से ये देश की जो प्राथमिक सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक बन गया था। और अब इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस परीक्षा पर ही विश्वास का संकट मंडरा रहा है। नीट की परीक्षा रद्द होने के मामले में सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। विपक्षी दलों ने पेपर ठीक से ना करा पाने के लिए बीजेपी सरकार को घेरा है और अब इस पूरे मामले में सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। समूचे विपक्ष ने नीट लीक के मसले पर मशाल जला रखी है और इस पूरे मामले के लिए मोदी सरकार पर हमलावर है, फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे के लिए एक्स के जरिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी के पिता ने कर्ज लिया, किसी की मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं से लेकर अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। ये पूरी तरीके से सरकार जानबूझकर ये पेपर लीक करवा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से देश का भविष्य खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया और जनता को केवल ठगने का, जनता को केवल भ्रमित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी बचाव की कोशिश कर रही है। जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है जब सीबीआई की जांच हो गई, तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा की। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए ऐसा मौका मिल गया है जिस पर वो मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश में जुट गया है। एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजनीति में मर्यादा की बात की जाती है, लेकिन कभी कभी नेता खुद ही सारी मर्यादा लांघ जाते हैं। पीएम जैसे पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। विरोध में एक बार फिर एक विपक्षी सांसद ने पीएम मोदी को गाली दे डाली। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने यूपी के महोबा में पीएम को लेकर जो टिप्पणी की है उससे राजनीति गर्मा गई है। इतना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। सुना आपने, ये माननीय सांसद जी के बोल हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी सोच क्या है ये पूरा देश जान गया है। बिना किसी रोक के ये पीएम के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। इतना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। इन नेताजी का नाम है अजेंद्र सिंह लोधी। यूपी के हमीरपुर महोबा सीट से सपा के सांसद हैं। बदल दो, ताज बदल दो, 11 मई को महोबा कलेक्ट्रेट में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। मौका था समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपना। कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन जन समस्याओं की आवाज उठाते उठाते सांसद जी जुबान की सीमा को लांघ गए। हाल ही में देशवासियों से पीएम की अपील पर उन्होंने ऐसा बयान दे डाला। नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें,
सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। मांगे नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्बक संघर्ष करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक। पीएम को दी गई गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। बीजेपी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। ये कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के संस्थापक और अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दरअसल यादव अखिलेश ब्रेन वॉश करने में इतने माहिर हैं कि पाकिस्तान के एबटाबाद का मौलाना भी उनके सामने फेल है। मैं उनके साथ गठबंधन में रहा हूं, इसलिए ठीक से जानता हूं। उनसे मिलने के बाद कोई आम इंसान भी किसी को गाली दे दे, पीट दे या गोली मार दे तो ये बहुत सामान्य बात है। राजभर ने आगे लिखा कि अखिलेश यादव अगर ढंग से किसी को समझा दे तो वो ह्यूमन बम बनकर भी फट सकता है। इस बीच पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये उस FIR की कॉपी है। ये FIR महोबा शहर कोतवाली में दर्ज हुई है। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने तहरीर दी थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 132, 189(2), 352 और 196(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महोबा के सपा सांसद के गाली वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस तरह की भाषा के पक्ष में नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के दिल का दुख बाहर निकल आता है, लेकिन ये भाषा सही नहीं है। हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने ANI पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब पीएम को लेकर विपक्ष के नेता के बोल इस तरह बिगड़े हों। बात सिर्फ यूपी की ही करें तो साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बोटी बोटी काट देने वाली टिप्पणी की थी। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दिसंबर 2024 में बलिया में स्थानीय सपा नेता फतेह बहादुर यादव और उनके समर्थकों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया, पुतला फूंका। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पीएम मोदी कई बार खुद ही कह चुके हैं कि विपक्ष का काम उनको गाली देना रह गया है। वो उसे विपक्ष की हताशा का प्रतीक बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? राजनीतिक विरोध अपनी तरफ, लेकिन उसे जताने के लिए आपत्तिजनक गालियों का सहारा क्यों लिया जाता है? महोबा से इरफान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पीएम मोदी पिछले 2-3 दिनों से लगातार देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि संसाधनों को बचाएं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, एक साल सोना ना खरीदें क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। लेकिन लगता है कि लोगों को, खासकर नेताओं को, उनकी ये अपील नहीं सुनाई दे रही है। गाड़ियों के लंबे काफिले सड़कों पर दिख रहे हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। देश की 145 करोड़ जनता से पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि दुनिया में जो मौजूदा हालात हैं
उन्हें देखते हुए खुद पर थोड़ा कंट्रोल करें, तेल डीजल जैसे संसाधनों को कम खर्च करें। लेकिन नेताजी पर लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की हैं। पूरी सड़क पर दर्जनों गाड़ियों की लाइन लगी है। ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैफिक जैम हो। करीब 200 गाड़ियां हैं, उनमें से भी ज्यादातर एसयूवी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक साहब का काफिला है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सोमवार को उज्जैन से सैकड़ों वाहनों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान और पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि उज्जैन से भोपाल के रास्ते में सौभाग्य सिंह के काफिले के कारण कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में जाम के कारण वाहनों में सवार यात्री और खासकर बच्चे बुजुर्ग परेशान होते नजर आए। लेकिन नेताजी को तो टशन दिखाने से मतलब। तस्वीरें देहरादून की हैं। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ई स्कूटर चलाते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम की अपील के बाद उन्होंने ऐसा किया है। इनका कहना है कि लंबी दूरी के लिए कार और छोटी दूरी के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरों से भी यही अपील कर रहे हैं। स्थानीय काम, छोटे मेरे काम है, अगल बगल में पड़ोस में जाना है, 2-4 किलोमीटर के दायरे में जाना है, उसके माध्यम से किए जाएंगे। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील पर हर देशवासी को अमल करना चाहिए। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि मंत्री जी खुद तो स्कूटर पर थे, लेकिन उनके पीछे ड्राइवर उनकी कार लेकर चल रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो डाले गए हैं और तंज किया जा रहा है कि शायद मंत्री जी के ड्राइवर ने पीएम की अपील नहीं सुनी। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए संसाधनों का कम इस्तेमाल करें। दुनिया के जिस हिस्से में संघर्ष के बादल छाए हुए हैं, वहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आता है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे। देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है। पीएम की इस अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के मंत्री आशीष सूद हैं, जिन्होंने आईएनए से कड़कड़ डूमा कोर्ट की यात्रा के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। इसके बाद मेट्रो स्टेशन से सीएम श्री स्कूल सूरज विहार तक वो ई रिक्शा से गए, जहां वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर है। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट के जज द्वारकाधीश बंसल साइकिल से अदालत पहुंचे। आप देख सकते हैं कि जज साहब मजे से साइकिल चलाते हुए कोर्ट जा रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ही आगर मालवा की हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष नीलेश पटेल साइकिल की सवारी कर रहे हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि ईंधन बचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत माता की जय। राष्ट्रप्रथम हमारा मोदी जी का संकल्प है। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है आपको। वो बड़ी खबर हम बता दें, 3 राज्यों में सीबीआई की जांच जारी है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान तक जांच हो रही है। नासिक से पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक का आरोपी पकड़ा गया है। व्हाट्सएप पर पेपर लीक हुआ था। 2 मई को रात 10 बजे पेपर लीक हुआ। लीक हुए पेपर में कुल 300 सवाल थे। 140 सवाल पूरी तरह से मैच कर गए। बायोलॉजी के सभी सवाल गैस पेपर से, केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल मैच हुए और 17 संदिग्ध एसओजी की गिरफ्त में है।
आइए बढ़ते आगे, अगली खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 6 मई की रात चंद्रनाथ राय की हत्या हो जाती है और इस मामले में यूपी बिहार से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के तार यूपी से जुड़े हैं। सवाल ये कि साजिश में और कौन कौन शामिल है। 6 मई को पश्चिम बंगाल से इस सनसनीखेज हत्याकांड की तस्वीरें सामने आई। राज्य के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रभान रथ की पूरी प्लानिंग के साथ घर के पास गाड़ी रोककर गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की जब जांच शुरू हुई और आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो तार यूपी बिहार तक पहुंच गए। इस मामले में बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं एक गिरफ्तारी यूपी के अयोध्या से राजा सिंह की हुई। यह हत्याकांड का तीसरा आरोपी है। राजा सिंह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें उसकी राजनीतिक पहुंच दिख रही है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो नेताओं के साथ भी आए हैं। राजा सिंह बलिया का रहने वाला है। उसकी मां का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ लखनऊ में एक एमएलसी की बेटी की शादी में गए थे और वहां से अयोध्या गए, जहां से राजा को गिरफ्तार किया गया। राज मेरा बेटा है। एमएलसी साहब के बेटी के शादी में राज जा रहे थे लखनऊ। हम भी उनके साथ कहे कि हमको भी लेकर के चलिए। वहाँ के चौसा शरीफ के मखदूम मसरफ बाबा का मजार है, हम जा कर के दर्शन कर हूँ कि हमको अयोध्या है बाबू बहुत नज़दीक है, यहाँ से 2 ही घंटा का रास्ता है, हमको अयोध्या दर्शन करवा दो। इतने दिन से मंदिर बना है, मैं दर्शन नहीं की हूँ। कहे कि ठीक है, ले गए हैं हम दर्शन करने गए हैं तो 8 और 9 के बीच में बहुत बढ़िया से भव्य दर्शन मेरे हो गया है। हम दर्शन करने के बाद बच्चों की भूख लगी थी, कहीं कि रुक जाइए थोड़ा सा खाना खिला दूं। राजा की मां रोते हुए बताती है कि उन्हें कुछ पता नहीं क्यों उसे लेकर गए। फ्लाइट से कोलकाता जा रहे थे, कह रहे थे कि फ्लाइट से कल कहाँ ले जा रहे सर, कहाँ ले जा रहे, क्या बात हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ है, बस पूछताछ करना है और कोलकाता लेकर के चले गए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा